हेलो लेडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल जोयाज़ इंस्पिरेशन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइलेंट ट्रीटमेंट के बारे में। बहुत से घरों में ये होता होगा, बट मेरे घर में ये कभी भी नहीं हुआ। बचपन से लेके जब मैंने कॉलेज किया उसके बाद भी कभी भी मैंने ये ना कहीं देखा था और ना ही कभी मेरे घर में ऐसा होता था। कुछ बातें हो जाती थी, ऐसी बातें जिससे बुरा लगता हो काफ़ी, और एक दूसरे को बुरा लग जाता है कई बातों से, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हफ्तों महीनों बात नहीं करना, जो कि मैंने शादी के बाद आके देखा। जैसे कि आपको पता ही होगा, आपने मेरे वीडियोस देखे ही होंगे पहले के, जो भी मेरे चैनल पे पड़े हैं, आपको पता ही चल गया होगा वीडियोस देखने के बाद कि जो मेरी सास नंद हैं या मेरे जो इन लॉज थे जिनके साथ मैं इतने साल रही, 14 साल, अब जाके मेरा अलग हुआ है घर, बट मैं 14 साल ऐसे लोगों के साथ रही जो मुझसे एक भी वर्ड ऑफ कॉन्वर्सेशन नहीं करते थे। मैं कुछ पूछती थी तो उसका रिप्लाई आ जाता था। कॉन्वर्सेशन खुद से कभी भी नहीं हुआ है। और ये साइलेंट ट्रीटमेंट इंसान को कितना ज़्यादा मेंटली एज वेल एज़ फिज़िकली नुकसान पहुंचा सकता है, आज का वीडियो उसके बारे में है। और आप ये वीडियो ज़रूर पूरा सुनिएगा। भले ही आपके घर में ऐसा सिचुएशन ना हो सकता है आप ऐसे किसी लेडी को जानते हो जिनके घर में ऐसी सिचुएशन चल रही हो, या आप ऐसी सिचुएशन में खुद गिरफ़्तार हों, खुद ही आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हों। ऐसे लोग ना कभी भी सही नहीं होते, कभी सही नहीं होते। आप अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देंगे ना ऐसे लोगों के घरों में, बट वो सही नहीं होंगे। मेरे साथ सिचुएशन ये थी। अब सिचुएशन थोड़ी सी बेटर मैं कहूँगी इसलिए हुई है क्योंकि मैंने अलग घर ले लिया। जैसे ही मैंने अलग घर लिया, उससे लेने से जब हम लोग की शिफ्टिंग होने वाली थी, उससे जस्ट पहले मैंने इनसे बोला, मेरे जो हस्बैंड हैं उनसे मैंने बोला कि आप जो है अपने घर वालों से बात कर लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती, मेरा दिल ऐसा ख़राब नहीं है कि मैं नहीं चाहती कि दूसरे घर जाऊं और उससे पहले इन लोगों की बद्दुआएं रहें, ये लोग मुंह बनाए रहें। अभी तक 14 साल तक जो इन्होंने मुंह बनाया है, बात नहीं की, साइलेंट ट्रीटमेंट किया है, तो मैं नहीं चाहती ये आगे भी एक्सटेंड हो। पहले भी मेरे हस्बैंड काफ़ी बार उन लोगों को बोल चुके हैं, बट मेरे हस्बैंड की भी आदत ये है कि 1, 2 या 3 बार बोल देने के बाद वो नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो नहीं बार बार एक ही चीज़ को कहना चाहते हैं। बहुत से लोग होते हैं ना जो बार बार कहते हैं, बट मेरे हस्बैंड की भी ऐसी आदत नहीं और मेरी भी नहीं है। 2-3 बार उनके कहने के बाद भी सिचुएशन ठीक नहीं हुई, और अब मैं जा रही थी, अपने घर जा रही थी, जो मैंने खुद अपने दम पे बनाया। किसी का कोई सपोर्ट नहीं था। हाँ, फिज़िकल सपोर्ट था मेरे हस्बैंड का, क्योंकि ऑब्वियसली बिकॉज़ बिना किसी आदमी के सपोर्ट के कोई भी औरत अकेले कोई कंस्ट्रक्शन या कुछ नहीं करवा सकती है ना। कोई वो सुपर वुमन जो दिखाते हैं वो सिर्फ फिल्मों में होते हैं, बट एक मेल का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपके भाई हों या आपके हस्बैंड हों। तो उन्होंने एक लास्ट बार, मैंने कहा एक लास्ट बार आप और कह दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि रिश्ते ख़राब ही रहें। और अगर ऐसे ही रहा, अगर उन्होंने नहीं सुना, तो मुझसे आप मत कहिएगा कि मैं और मेरे बच्चों में से कोई भी आपके घर में अब वापस नहीं आएगा, ना ही मिलने और ना ही किसी और वजह से। क्योंकि अगर रिश्ता सही नहीं होगा, अगर मुझसे आपके घर वाले ठीक से बात नहीं करेंगे, इतने साल हो गए हैं, अभी भी कुछ नहीं सही हुआ, और अगर अब जाने के बाद भी नहीं अगर होगा, तो मुझसे मत एक्सपेक्ट करिएगा कि मैं और मेरे बच्चों में से कोई भी यहाँ आएगा। एक्चुअली जो मेरी नंद हैं, उनके जो बेटियां हैं, तो उनकी बेटियों या उनके बच्चों से मेरे जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, बचपन से खेलते आए हैं। ऑब्वियसली घर में जो फर्स्ट कज़न्स होते हैं उनसे बहुत अच्छा कनेक्शन रहता है, तो उस वजह से मैं नहीं चाहती थी कि उनकी कनेक्शन भी, बच्चों की कनेक्शन भी बड़ों की वजह से ख़राब हो। इसी वजह से मैंने ये बात अपने हस्बैंड के सामने बोली कि आप एक बार बात कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के चक्कर में, बड़े लोगों के चक्कर में बच्चे भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है। और कब तक आप इस तरह से करेंगे? मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर कोई चीज़ आपको बुरी लगी है तो आप उसी टाइम सॉल्व करिए ना। आप उसी टाइम अपनी बहू को बुला के बोलिए ना कि ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लगी। यहाँ पे तो कोई रीज़न ही नहीं था, बिना रीज़न के, बिना किसी बात के बात बंद। और ऐसा नहीं है कि मैं गई नहीं थी, मैं एटलीस्ट 2 से 3 बार अपनी सास से पूछा भी मैंने कि आपको क्या रीज़न है, आप क्यों बात नहीं करती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम खुद ही नहीं घुलती मिलती हो। मतलब ऐसा होता है ना, जैसे बहुत से टॉक्सिक लोग जो सामने वाले पे ही अपना इल्ज़ाम लगा देते हैं, रीज़न लगा देते हैं कि तुम्हारी वजह से ही है, तुम ही नहीं बोलती हो, तुम ही नहीं बैठती हो, और ख़ुद ऐसा रवैया रखना जैसे कोई सामने वाला खुद ही ना बैठे। अब मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा और पीछे जाके, थोड़ा सा पास्ट में जाके मैं आपको बताती हूँ।
जब से मेरी शादी हुई तब से लेके जब तक मेरा बच्चा 5-6 साल का था तब तक मैंने खाना सबके साथ बैठ के, मेरी जो सास का रूम है वहाँ सबके साथ बैठ के खाया। इतने सालों में लेडीज़ मुझे कभी भी वैसी इज़्ज़त, वैसी सेल्फ़ रिस्पेक्ट मुझे नहीं मिली जैसे कि मिलना चाहिए। हर लेडी एक्सपेक्ट करती है, हर लेडी क्या, हर मैन, हर वुमन एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्ट भी करते हैं और डिज़र्व भी करते हैं रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट इज़ डिज़र्व्ड बाय ऑल, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो बाय एनिमल्स। सबको रिस्पेक्ट चाहिए ना। अब एनिमल्स तो ये हैं, आप कई साल उनको घसीट सकते हैं बिना रिस्पेक्ट के, उनको मार पीट के रख सकते हैं अपने पास, बट इंसानों के साथ इस तरह से नहीं होता है। और हो भी रहा है आजकल कई शहरों में, बट नहीं होना चाहिए। बट ये भी आपको नहीं, ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकली आप किसी को परेशान करें, आप मेंटली किसी को कैसे परेशान करते हैं, ये टॉपिक, ये वीडियो का टॉपिक उस पर है। साइलेंट ट्रीटमेंट से आप कितना ज़्यादा मेंटल नुकसान पहुंचा रहे हैं सामने वाले को, ये आपको अंदाज़ा भी है। आप जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मतलब जब मैं खाना खाने बैठती हूँ, खाना लगा रही हूँ, सब कर रही हूँ, एक तो खाना क्या बनना है वो इस लेडी को कभी भी नहीं बताना होता था। मैं जब भी पूछती थी तुम देख लो, तुम बना लो, फिर मैंने पूछना छोड़ दिया। मैं क्या करूँ पूछ के, जब किसी सामने वाले को बताना ही नहीं है ढंग से, कभी रिप्लाई मुझे इस घर से नहीं मिला। उसके बाद खाना बना दिया, चलो ठीक है, अपने तरह से बना दिया, सब कर दिया। उसके बाद भी मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खाती थी ये। अगर कभी लेना भी हुआ तो एक निवाला ले लिया तो ले लिया, वरना ये शुरू से ही इनका ये था कि अपना खाना खुद ही बनाती थी। शुरू में तो ये था कि वो मुझे बनाने नहीं देती थी, मैं खुद बनाऊंगी, मैं खुद करूँगी। स्टार्टिंग से लेके, जब से शादी हुई मेरी, तब से लेके जब से मेरा बच्चा 5-6 साल का था, जब तक मेरी बेटी नहीं हुई तब तक इन्होंने खाना खुद ही किया। बाद में भी इन्होंने खुद किया, बट मेरी बेटी होने के बाद सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गई, और ज़्यादा इनका रवैया ख़राब होता चला गया। डे 1 से यही हुआ कि जब मैं किचन में आती थी, अगर सास होती थी तो सास निकल जाती थी किचन से, नंद होती थी तो नंद निकल जाती थी। मेरे शादी के 1 साल बाद ही नंद और उनके बच्चियाँ आके यहाँ पे पसर गई थी। आपको मैंने बताया था, मेरे जो नंदोई हैं वो चले गए। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ये चीज़ बताई है, मेरे नंदोई चले गए थे और ये पूरे टाइम 24 आवर्स यहाँ आके बैठ गई थी। अब जब मैं किचन में जाती हूँ ये होती हैं, फ़ौरन निकल जाती हैं। अगर मैं जब किचन में आऊँ जब ये निकल जाती, मतलब, और पूरे टाइम मुंह बनाते रहना। स्पेशली जो नंद है, ठीक है, सास का मैंने आपको रवैया बता ही दिया, कुछ बात नहीं करनी किसी तरह में, कुछ साइलेंट ट्रीटमेंट, वही आज के वीडियो का टॉपिक है। साइलेंट ट्रीटमेंट कितना नुकसान दे सकता है। मतलब शुरू में तो इंसान फिर भी समझ सकता है कि ठीक है, नए आए हुए हैं, हो सकता है इनको नहीं अभी एडजस्ट करने में शायद टाइम लग जाएगा। हर लेडी ये सोचती चलो ठीक है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, यहाँ पे तो 6 साल हो रहे थे और कुछ भी सही नहीं हो रहा था, बल्कि बिगड़े जा रहा था। जब तक मेरी बेटी हुई उसके बाद भी यही हाल। फिर मैंने और उसके बाद इतना ज़्यादा परेशान कर दिया मुझे कि मेरे जो बर्तन है मैं जहाँ रख रही हूँ वहाँ से उठा के नीचे पटक रही हूँ, मेरी सास और नंद, ठीक है। उसके बाद मैं फिर रख रही हूँ, फिर रख रही हूँ उठा के, और ऐसा कई बार हुआ। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। मतलब मेरा वैसे भी टेम्परेमेंट बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, बट मैं इतने साल से बर्दाश्त कर रही थी गाइस, इसीलिए कि शादी के बाद सिचुएशंस अलग होती हैं, घर वाले अलग होते हैं, माहौल अलग होता है, बहुत सी चीज़ें बदलती हैं एक लेडी की लाइफ में। तो मैंने यही सोचा, कि ठीक है धीरे धीरे टाइम लगेगा, मैं अपने आप को लाइक बर्दाश्त करके, ठीक है, एंड हर तरह से रहना। इसी तरह से रवैया मेरे हस्बैंड का था। मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट शुरू से करते आए हैं, बट उनका भी गुस्सा बहुत ख़राब शुरू से। कोई बात होती थी, अब उनकी माँ भी इसी तरह के नेचर की हैं, तो ऑब्वियसली बेटे में तो वो लाइक नेचर तो आता ही है ना, डीएनए में जाता है वो सब। तो उसमें उनको भी इसी तरह से कोई बात हो गई, 5-5 6-6 दिन बात नहीं करना, 1-1 हफ्ते बात नहीं करना। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देवर ऑन माई माइंड, देवर टेकिंग अ टोल ऑन माई माइंड एंड हार्ट एंड बॉडी। बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था, बाल मेरे झड़ने लग गए थे, मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरी स्किन कभी ख़राब नहीं हुई लेडीज़, कॉलेज टाइम में थी तब भी, जैसे होता है ना पिंपल वाला स्टेज होता है, 11th-12th में लेडीज़ लड़कियां आती हैं, उनके पिंपल्स पड़ने लगते हैं। कॉलेज में लड़कियां आती हैं, उनके पिंपल्स पड़ने लगते हैं। मेरा कभी नहीं था, मेरी स्किन हमेशा अच्छी रही। शादी के बाद से जैसे इस तरह की टेंशन, साइलेंट ट्रीटमेंट, हस्बैंड का भी बहुत ज़्यादा लाइक एंगर वाला टेम्परामेंट, इन सब चीज़ों की वजह से मेरे बहुत ज़्यादा लाइक मेरे बाल भी झड़ रहे थे, मेरी जो स्किन है बहुत ज़्यादा लाइक दाने वगैरह, लाइक बहुत ही ख़राब सिचुएशन। तो लाइक जब इतना ज़्यादा ख़राब होने लग गया किचन के टाइम पे, तो फिर मैंने इनको मैंने चिल्ला के वहाँ से बोला अपने रूम में आके, मैंने वहाँ किसी से बदतमीज़ी नहीं की, मैंने अपने रूम में आके बोला कि मुझे नहीं करना है ऐसे किचन में काम। मैं बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुकी हूँ इस घर के रवैयों से, इस घर के लोगों के साइलेंट ट्रीटमेंट से, मुंह बनाने से, और जो भी इस तरह का जो रवैया था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। मुझे अपना किचन अलग चाहिए, वरना मैं पागल हो जाऊँगी।
बहुत परेशान हो गई थी गाइस, तभी मैंने चिल्लाया चीखा, क्योंकि मैं क्या करती हूँ जयपुर में, लाइक जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहाँ पे मेरा कोई भी रिलेटिव नहीं है। सब मेरे जो मायके वाले वो या तो लखनऊ या फिर झांसी में। तो मैं यहाँ पे किसके साथ, लाइक मैं क्या बोलूँ, किसके यहाँ जाऊँ? मैं इतना ज़्यादा बेबस हो गई थी। मेरे छोटे से बच्चे की भी क्लासेस चल रही, वो तो छोटे बच्चे की क्लासेस तो आप छोड़ ही सकते, तो वही मैंने किया। अब मैं आपको आगे बताती हूँ। एक वीडियो है गाइस जो कि बाथरूम से रिलेटेड है, कि किस तरह से बाथरूम को लेके मुझे परेशान किया गया। मेरे बाथरूम में, मेरे पर्सनल बाथरूम में दूसरे लोगों को भेजा गया। इनके घर वाले आते थे, कोई इनके जो नंद की जो बच्चियों को पढ़ाने के लिए इनके कज़न आते थे, वो पूरे टाइम मेरे बाथरूम में जाते थे। मतलब हर दिन उनको जाना होता था, ट्यूशन पढ़ाने आते थे, पर बाथरूम इनको रोज़ जाना होता था। और किस तरह से मुझे परेशान किया, मैं नीचे लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो वीडियो पूरा सुनिएगा, बिकॉज वो वीडियो सुने बिना आपको समझ में नहीं आएगा कि कितनी परेशानियाँ होती थी। कि मैं यहाँ फिर से वो वीडियो को पूरा नहीं समझा सकती, वो वीडियो आप पूरा जाके सुनिए कि बाथरूम को लेके कैसे मुझे परेशान किया गया। तो जब ये परेशानियाँ हुई, बाथरूम की हुई एंड किचन को लेके परेशानियाँ हुई, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो चुकी थी गाइस। और हस्बैंड तो थे ही, गुस्सैल नेचर के थे ही, वो भी इसी तरह से उनका था रवैया, साइलेंट ट्रीटमेंट और ये सब। तो और इनका नेचर भी ऐसा कि कोई एक्सप्रेशन नहीं, प्यार करना बट प्यार को एक्सप्रेस नहीं करना। मतलब मैं बहुत ज़्यादा बोरियत से और इनके घर वालों के रवैयों से परेशान हो गई थी गाइस, बहुत ज़्यादा फेडअप हो गई थी लेडीज़। और उसके बाद मैंने ये फ़ैसला लिया, मैंने अपने चाचा को रो के मैसेज किया, क्योंकि कॉल करती तो रोना आता, आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। तो मैंने मैसेज में लिखा कि चाचा सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। घर वालों का रवैया मेरे घर वालों को सबको पता था, जैसे कि आपको पता है चाचा पुप्पियों और दादी के घर में मैं पली बड़ी हूँ शुरू से। आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा, मेरा बचपन कैसे बीता, वो भी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मैंने चाचा से मैसेज में किया, चाचा अब ये बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। एक तो इनके घर वालों का रवैया ऐसा, ऊपर से साइलेंट ट्रीटमेंट सबका, और ऊपर से अब किचन पे भी जो तमाशे हो रहे हैं। चाचा मुझे अब झांसी आना है, आप लाइक कार भेज दीजिए। उन्होंने कार भेज दी, बिकॉज ही वॉज अ IAS ऑफिसर। उनको अलग से लाइक कांस्टेबल भी मिला, उन्हें ड्राइवर के साथ साथ कांस्टेबल के साथ उन्होंने कार भेज दी कि इसमें आ जाओ। फर्स्ट टाइम गाइस, फर्स्ट टाइम लेडीज़, मैं कभी भी, मैं लोकल भी अगर कहीं जाती थी ना, तो मैं किसी ना किसी फ्रेंड के साथ जाती थी, चाहे वो मोहल्ले वाली कोई लेडी हो, लड़की हो, उसके साथ जाती थी, अपने स्कूल वाले फ्रेंड के साथ। मैं कभी अकेले ऐसे गई नहीं। हाँ, सिर्फ ट्यूशन तक गई हूँ, वो भी मेरे घर के एकदम पास था, 2 व्हीलर से जाती थी, आती थी। अब आप सोचिए, जयपुर से झांसी का आप गूगल कर लीजिएगा, कम से कम 10 घंटे का बाय कार रास्ता है। फिर भी मैंने हिम्मत की, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा फेडअप हो गई थी। सोचिए आप, जिस बच्ची ने शुरू से लेके कॉलेज तक, कभी उसने शादी से पहले तक कभी ऐसे अकेले लाइक लोकल नहीं गई। आप सोचिए वो बच्ची, वो लड़की, वो औरत जयपुर से लेके झांसी तक, जो कि 9 से 10 घंटे का रास्ता है बाय कार, फैसला करना पड़ा। वाई? बिकॉज ऑफ दिस साइलेंट ट्रीटमेंट। वाई? बिकॉज ऑफ दिस बैड बिहेवियर ऑफ लाइक माई इन-लॉज। और हस्बैंड का बैड बिहेवियर मैं इसलिए कहूँगी बिकॉज ही वॉज नॉट एक्सप्रेसिव, ही वॉज ऑल्सो डूइंग द साइलेंट ट्रीटमेंट। तो मैं कितना किसका बर्दाश्त करती। बर्दाश्त की हद तक टूट गई जब मेरे हस्बैंड ने भी एटलीस्ट 15 डेज़ मुझसे बात नहीं की। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की, क्योंकि मुझे 2 से 3 दिन से ज़्यादा बात बंद रखना पसंद नहीं है। मैं ऐसे नेचर में नहीं रह सकती, ऐसे माहौल में नहीं रह सकती। इवन हम लोगों के रिलीजन में भी ये है, सब रिलीजन में, किसी रिलीजन में कोई ख़राब चीज़ नहीं सिखाई जाती। हर रिलीजन में यही होता है कि किसी से ज़्यादा बात बंद नहीं करनी है। कि अगर आप रह रहे हैं उसी घर में, इतनी ख़राब सिचुएशंस कि मुझे अकेले, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, मेरा बेटा 5-6 साल का था, मेरी बेटी 1-2 साल की रही होगी, अकेले मैं जयपुर से लेके झांसी गई हूँ कार में, रोते हुए। जस्ट इमेजिन दैट। एंड मेरे हस्बैंड ने बस कुछ चॉकलेट्स ला के रख दी कि ये चॉकलेट्स खा लेना। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मत जाओ, उन्होंने एक बार भी नहीं कुछ कहा। और उनके घर वाले तो वैसे ही कुछ नहीं बोलते थे, उन्हें वैसे ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कैन यू इमेजिन लेडीज़ कि ये भी कितना ख़राब रवैया रहा है। उसके बाद भी मैं रिश्ता निभा रही हूँ आज तक, जस्ट इमेजिन। तो मैं वहाँ जाती हूँ, वहाँ जाने के बाद सिर्फ मेरे हस्बैंड का एक मैसेज आता है कि हैव यू रीच्ड। मैंने सिर्फ लिखा, मैंने लिखा भी नहीं, मैं इतना ज़्यादा परेशान थी कि मैंने उसके अगले दिन इनको रिप्लाई किया कि येस आई हैड रीच्ड। कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं। ओके, मैंने भी कोई कॉल नहीं की, मैं रोती रही, मैं परेशान होती रही। मैंने लेकिन एक भी कॉल अपने हस्बैंड को नहीं की, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, दिल से टूट चुकी थी, दिमाग से टूट चुकी थी।
फिज़िकली मेंटली मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। मैं क्या करती, पुप्पी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि ठीक है तुम रो मत, रो लो चाहे जो भी कर लो, बट कोई ज़रूरत नहीं है, तुम भी नहीं बात करो। मतलब एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है ना। मैंने बहुत चाहा 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 हफ़्ते बाद कि शायद अब सिचुएशन ठीक हो जाएगी, अब मेरे हस्बैंड का कॉल आएगा, लेकिन हस्बैंड का तक कॉल नहीं आता है, ना ही कोई मैसेज, ना ही कोई कॉल। बहुत टाइम बाद, कम से कम 20-25 दिन बाद एक कोई फेसबुक पे पोस्ट लिखते हैं मेरे हस्बैंड। मेरे लिए तो कभी होता नहीं है, इनडायरेक्टली समझ जाओ तो समझ जाओ। कोई शेरो शायरी लिखी थी कुछ याद करने के ऊपर या कुछ, तो मैंने अपनी बुआ को बताया कि बुआ इन्होंने देखी पुप्पी, इन्होंने ऐसा ऐसा लिखा है। मेरे लिए तो वो कभी टैग करेंगे नहीं क्योंकि वो तो वैसे ही एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद इनको कुछ याद वाद आ रही होगी क्योंकि इस तरह से इन्होंने लिखा हुआ। तो मैंने ही कॉल लगाया और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सलाम किया, मैंने कहा कैसी तबीयत है, क्या है, अच्छा, एंड मैंने फ़ोन रख दिया। और उसके बाद फिर मैंने कोई कांटेक्ट नहीं किया। ये बात है नवंबर दिसंबर की। पूरा दिसंबर, नवंबर एंड में मैं चली गई थी, पूरे दिसंबर में वहीं रही हूँ। कुछ बात नहीं, जो मैंने आपको भी बताया 20 से 25 दिन बाद जो मैंने कॉल लगाया, उसके बाद मैंने कोई कॉल नहीं लगाया उनकी तरफ से, तो वैसे ही कुछ नहीं आ रहा था। और जब नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी को न्यू ईयर विश किया जाता है, तो उस दिन सिर्फ एक मैसेज आता है मेरे हस्बैंड का, हैप्पी न्यू ईयर का। मैंने रिप्लाई कर दिया सेम टू यू। और उसके बाद इन्होंने मुझसे मेरे हस्बैंड ने उसके अगले दिन कॉल किया कि बेटे का आधार कार्ड बनवाओ, मैं तो वहाँ पे एडमिशन करवाऊँ, क्योंकि उस टाइम मेरे बेटे का भी एडमिशन जो है LKG UKG उसका हो गया था। 1st क्लास में एडमिशन उसका होना था दूसरे बॉयज़ स्कूल में, तो उसके लिए आधार कार्ड ज़रूरी था। तो ही कॉल्ड एंड टोल्ड मी। मैंने कहा कि आप सोच समझ लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी सिचुएशन में तो नहीं जा सकती जहाँ पे इस तरह की हरकतें हों। और जब तक किचन अलग नहीं होता, जब तक आपका ये जो रवैया है आपका और आपके घर वालों का ठीक नहीं होता, मैं नहीं जाऊँगी। घर वालों का हो नहीं हूँ, बट आपका ये रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मैं नहीं बनाऊँगी। मैं तो यहीं झांसी में ही कोई देख रही हूँ स्कूल, और मैं यहाँ अपने बेटे का और बेटी का करवा लूँगी स्कूल में एडमिशन, और यहाँ पढ़ा लूँगी मैं अपने बच्चों को। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ। उन्होंने कहा, मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, रूडली बोल के कि नहीं तुम तो पैकिंग करो और मैं आ रहा हूँ लेने के लिए और तुम्हें चलना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना है। मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई हूँ। मैं रोते रोते मैंने फ़ोन कट कर दिया। फिर इन्होंने कॉल किया, 2-3 बार कॉल किया अगले दिन भी। तो मेरी बुआ लोगों से मैंने डिस्कस किया, पुप्पी लोगों से। उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर वो कह रहा है तो ठीक है, चली जाओ, बच्चे भी छोटे छोटे हैं, फैमिली ख़राब करने से कुछ नहीं होगा। जैसे कि आपको पता ही है, जैसे कि आजकल के लोग पुराने लोग जो बोलते ही हैं कि फैमिली ख़राब नहीं हो, इस वजह से फैमिली चलाते जाओ। बट ठीक है, मैंने चलाई, क्योंकि ऐसी सिचुएशन 5-6 सालों में पहली बार ऐसी सिचुएशन आई थी, 6-7 सालों में। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, एक ट्राई और देते हैं, इनको यहाँ आ जाते हैं लेने, तो ठीक है, नहीं आते तो मैं अपने बच्चों का एडमिशन यहीं करवा लेती हूँ। तो फ़ोन करने के बाद कुछ दिन बाद ये मेरे हस्बैंड यहाँ पे आ गए झांसी मुझे लेने के लिए, और वहाँ पे मैंने इनके सामने बुआ लोग के सामने, अपनी पुप्पी लोग के सामने डिस्कस किया। मैंने कहा आपको वादा करना पड़ेगा मेरी पुप्पी लोगों के सामने कि आप इस तरह का रवैया नहीं करेंगे। कितने भी लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, 2 से 3 दिन से ज़्यादा बात बंद नहीं होगी। साइलेंट ट्रीटमेंट आपको अपना बंद करना पड़ेगा, आपके घर वालों का कैसा भी हो, बट जिसके साथ रह रहे हैं हस्बैंड के साथ, एटलीस्ट हस्बैंड का इस तरह से मैं रवैया बर्दाश्त नहीं करूँगी। आपके घर वालों का है तो रहे। फ़र्क मुझे उससे भी पड़ता था, दिल मेरा उससे भी टूटता था, लेकिन एटलीस्ट हस्बैंड से तो एक औरत उम्मीद करती है ना। उन्हें मेरे हस्बैंड ने वहाँ प्रॉमिस की सबके सामने, और मैंने अपने बुआ लोगों से भी, इन्होंने बीच में जब बुआ लोगों ने बात भी की थी इनसे, मेरी बात करने के बाद, तो उनसे भी ये रूडली बोले थे। तो मैंने उनसे ये भी बोला कि आप मेरी बुआ से, मेरी पुप्पी से माफ़ी मांगिए, आपने जो रूडली बोला है। आप अपने घर वालों के साथ जैसा भी रवैया करिए, बट मेरे घर वालों के साथ आप इस तरह से बात नहीं करें। तो उन्होंने उनसे माफ़ी भी मांगी और इन्होंने मुझसे भी माफ़ी मांगी, क्योंकि मैंने बोला कि ऐसे थोड़ी ना कि बिना माफ़ी के मैं चली जाऊँगी। क्यों जाऊँ? आपने इतनी बड़ी हरकतें की हैं गलत, इवन आपके घर वालों ने, उनकी तरफ से भी मांगी और अपनी भी मांगी। तो उन्होंने मांगी और इन्होंने ये प्रॉमिस किया, ये वादा किया जो ये आज तक निभा रहे हैं। वैसे आदमी लोग वादा अपना निभाते नहीं हैं, आदमी क्या, औरतें भी आजकल नहीं निभाती हैं, बट मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो वादा किया है किसी से, वो आपको निभाना चाहिए। और वो एक रिलीजियस तौर पे भी ये गलत चीज़ है कि आप वादा करें और ना निभाएं। इन्होंने ये वादा आज तक निभाया है, मैं गलत नहीं बोलूँगी। इन्होंने उस टाइम से लेके आज तक, मेरे 14 से 15 साल हो रहे हैं शादी में, इन्होंने कभी भी, मेरे हस्बैंड ने ऐसा नहीं किया कि कोई भी बात हो जाती है 2 से 3 दिन से ज़्यादा बात बंद नहीं रखते। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये चीज़ उन्होंने समझी और इस चीज़ को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया।
लेकिन आप ये समझिए लेडीज़ कि आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी। मैंने हिम्मत की, मैं भले ही पूरी तरह से टूट गई थी। मैंने सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैंने अपनी नमाज़ नहीं छोड़ी। काफ़ी टाइम छूट जाती हैं, 1-2 वक्त की नमाज़ छूट जाती है ऐसी सिचुएशन में, नहीं मन करता है, नहीं किसी चीज़ का, लेकिन नहीं, आपको नमाज़ का दामन नहीं छोड़ना है। चाहे भले ही दिन में आप 2 नमाज़ें पढ़ें, पर आपको नमाज़ें पढ़ते रहना है, कनेक्शन अपने ऊपर वाले से बनाए रहना है, उसी से आपको हिम्मत मिलेगी ना। तो वो मैंने किया। और फ़िलहाल मैं आपको ये वीडियो अब यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, और जो भी वीडियोस हैं, रिलेटेड वीडियोस मैंने आज तक बनाई है ना अपने चैनल पे, मैं सबका लिंक डाल दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। एंड अगर आप एक लेडी हैं, मैरिड हूँ या अनमैरिड हूँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। एंड उम्मीद है कि मेरे वीडियो से आप काफ़ी कुछ इंस्पिरेशन आपको मिलेगी, काफ़ी कुछ इंस्पिरेशन इन द सेंस आपको हार नहीं माननी है। मेन मेरा मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन लेडीज़ के लिए यही होता है कि आपको हार नहीं माननी है, आपको ख़राब सिनेरियो में बैठे नहीं रहना है, आपको मूवमेंट करना है, आपको हटना है ऐसे सिचुएशन से। फाइनली आफ्टर 14 ईयर्स आई हैव टेकन माई ओन होम। कंस्ट्रक्शन की वजह से 2 साल लग गए, अदरवाइज़ 2 साल पहले ही मैं शिफ्ट हो जाती, और बल्कि उससे पहले ही मुझे अब लगता है कि उससे पहले ही, जब मेरे छोटे थे बच्चे, जब किचन अलग हुआ था, फाइबर वाइबर में अपने पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे, उसी टाइम अलग हो जाना चाहिए था। गाइस, जितना जल्दी हो सके अपनी लाइफ का क्रेडिट लीजिए, अपनी लाइफ को खुद आपको सही करना पड़ेगा, ऊपर वाले की मदद से। ऑब्वियसली आप जल्द से जल्द ऐसे सिनेरियो से, ऐसे सिचुएशन से अलग हो जाइए, वरना मेंटली फिज़िकली आपकी हालत बहुत ख़राब होने वाली है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, एंड आई होप आपको इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन मिली होगी आज की वीडियो से। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अगर आप एक लेडी हैं, ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।